हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर स्टडी। तो आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पर तेजा जी से, और जिनकी निमसेट 2023 में ऑल इंडिया रैंक 5 है। ठीक है, तो अंडर 5 रैंक आना अपने आप में एक बड़ी बात होती है और इसके लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इन्होंने किस तरीके से मेहनत की है और क्या क्या इन्होंने मटेरियल यूज किया, क्या इनका पढ़ने का शेड्यूल था, क्या टाइम टेबल था और कौन सी बुक्स इन्होंने सॉल्व की, तो इन सब पर हम लोग बात करेंगे। और साथ में कितने नंबर उनके थे, किसमें कितने थे, एक्यूरेसी कैसी थी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो तेजा जी, आप अपना पूरा नाम बताएं और ये बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। सर मेरा नाम नृसिम्हा तेजा है। मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ। तेलंगाना से आप बिलोंग करते हैं, तो कैसे आपको एमसीए के बारे में पता चला था, और आपने बीसीए किया है या हाँ बीएससी किया है। सर, बीएससी किया था सर मैंने। मुझे बीएससी। एमसीए के बारे में मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, ठीक है। वो प्रिपेयर कर रहा था, उससे पता चला। अच्छा, वो प्रिपेयर कर रहा था, उससे आपको पता चला कि एमसीए भी कुछ होता है। लेकिन आपको ऐसा डाउट नहीं हुआ कि बीएससी के बाद जो है एमसीए हाँ करना हमारे लिए वर्थ इट होगा या नहीं होगा, या फिर हम वहाँ पे कोडिंग वगैरह कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक डर रहता है ना कि कोडिंग आएगी हमको या नहीं आएगी। सर, मतलब हमारे यहाँ बीएससी में चूज कर सकते हैं कोई भी तीन तीन सब्जेक्ट्स। हम हम्म। मैंने चूज किया था मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। हम्म। तो मुझे टच था कोडिंग कैसा होता है, क्या होता है। मुझे इंटरेस्ट भी था उसी फील्ड में, इसलिए मैंने एमसीए भी किया था। फिर आपने उसके बाद प्रिपरेशन शुरू की होगी निमसेट की, और जब आपने निमसेट की प्रिपरेशन शुरू की तो आपका दिन का स्ट्रक्चर क्या रहता था कॉलेज का। अच्छा, हाँ, अपेयरिंग था या ड्रॉप था ये। नहीं था, ड्रॉप था। अच्छा, अपेयरिंग के ड्रॉप। वक्त तो मुझे पता ही नहीं था, तब तक एंड में पता चला। तो ये ड्रॉप था आपका। हाँ तो जैसे एक चीज अब ड्रॉप से मैं और याद आती है कि बहुत सारे बच्चों का ऐसा मानना होता है कि सर ड्रॉप से बेहतर है कि कॉलेज ले लो और ड्रॉप ना करो, क्योंकि ड्रॉप से कंपनियां कम प्लेसमेंट या ऐसा कुछ। तो ऐसा आपके मन में नहीं आया था कि हम ड्रॉप ले रहे हैं और अगली बार सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, एक और ड्रॉप हो गया तो फिर क्या होगा। नहीं सर, मेरा ऐसा था कि एमसीए मेरी आखिरी डिग्री है, तो अच्छी कॉलेज से निकालना था मेरे को। तो इसलिए मुझे सोचा एनआईटी से करूँगा करूँगा तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका हाँ अभी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, ठीक है, और ड्रॉप लेने के लिए भी डाउट में होंगे कि ड्रॉप लें या ना लें, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे। सर, वो तो उनकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है सर, उनका फाइनेंशियल कंडीशन वो सब पे। हम्म। बट हाँ, अगर फाइनेंशियली आप ठीक हो तो ड्रॉप लेना कोई बुरी बात तो नहीं होगी। अच्छा, ड्रॉप ले बट लेना पूरी चाहिए। मेहनत, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आपको प्रिपेयर करना होगा। हाँ, मतलब दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं है तब ले सकते हो, दूसरा है कि ड्रॉप अगर ले रहे हैं तो कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर नहीं पढ़ा, लास्ट में फिर वही हालत हो जाएगी। हाँ, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात। जैसे हमसे भी बच्चा जब पूछता है तो मुझसे बोलते हैं डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन बस ये सोच लेना कि अगर हमें ड्रॉप लेना है तो फिर एक साल का सेक्रीफाइस हमको करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि ड्रॉप भी ले लें, एंजॉय भी कर लें और सिलेक्शन भी हो जाए, तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है। अच्छा, तो अब जैसे हाँ ये सर। बताएं आप कि आपके पढ़ने का रूटीन क्या था, मतलब मैथ कितनी देर पढ़ते थे, एप्टीट्यूड कितनी देर, या लॉजिकल कितनी देर। तो मतलब एक पूरा सिस्टम होगा, क्योंकि ड्रॉप था आपका तो एक पैटर्न बना रखा होगा कि इतनी इतनी देर हमको पढ़ना है, तो क्या पैटर्न आपका रहता था। सर, मैंने शायद दिसंबर में शुरू किया था प्रिपरेशन। हम्म। पहले तो मैंने क्या किया था, मैथ्स के जो टॉपिक्स है ना, सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लिए थे, हम्म। जो 11th और 12th में पढ़ाया गया था। हम्म। मतलब जनवरी तक तो रिवीजन ही चल रहा था मेरा। हम्म। उसके बाद मैंने आरडी ऑब्जेक्टिव सॉल्व किया था, हम्म। थोड़ा कॉन्फिडेंस लाने के लिए सारे में। लॉजिकल था, लॉजिकल तो सर मैं वीकेंड्स में कर लेता था कभी कभी। हम्म। और कंप्यूटर का तो आपने कोर्स ही लॉन्च किया था, उसी में तो हो जाएगा पूरा, हम्म। उसके लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। और इंग्लिश का तो कोई पढ़ेगा ही नहीं सर, वो तो डायरेक्ट देते हैं एग्जाम में। लेकिन कितने घंटे, जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि जो टॉपर्स होते हैं वो 28 घंटे पढ़ते हो या 18 घंटे पढ़ते हो या 24 घंटे पढ़ते हो पूरा, तो कितने घंटे आप पढ़ते थे। मतलब सर, मेरा ये मानना है कि कितने घंटे पढ़ते हैं वो उससे ज़्यादा, मतलब जितने कंसंट्रेशन के साथ कितने घंटे पढ़ते हैं वो इम्पोर्टेंट है सर। मतलब एक बच्चा पूरा दिन पढ़ रहा है पर उसके दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, तो वो तो वेस्ट ही हो गया ना सर। तो कंसंट्रेशन के साथ अगर आप 2-3 घंटे भी बैठ के पूरा सॉल्व कर रहे हो ना, तो काफ़ी होगा मैथ के लिए तो। हाँ, अगर मतलब ठीक है तो आप 2-3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे, लेकिन कंसंट्रेट होके। और अगर किसी की मैथ वीक हो मान लो तब। हाँ, तब तो सर उसको चल जाता है सर, अपने आप को पता चल जाता है कि हमको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा। हम्म। मतलब वो क्या बोलते हैं, टेस्ट टेस्ट में मार्क्स देख लेना सर, हर डेली। हम्म। इम्प्रूवमेंट होगी तो ठीक ठाक कर रहे हो मेहनत, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो और मेहनत की ज़रूरत होगी। और मेहनत की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पूरा पढ़ाई का शेड्यूल। फिर कैसे आपको एमसीए के बारे, मतलब ये एस्पायर स्टडी के बारे में पता चला कि
एमसीए में कुछ एस्पायर स्टडी भी एग्जिस्ट कर रहा है। सर मुझे, हाँ, जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया था तब मुझे लगा कि अब तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। हम्म। तो जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो पहला आपका ही नाम था सर। हम्म। फिर मैंने खोल के देखा तो पिछले ईयर का एआर वन से वन भी आप ही की तरफ से है। हम्म। और आपका वो टेस्ट सीरीज भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल था सर। हम्म। ये मैंने आंख बंद करके ले लिया। फिर उसके अब बाद क्या ही जब चाहिए, आपने अफोर्डेबल भी है और रैंक भी ला रहे हैं। तो अब की बार आप क्या कहना चाहोगे? अफोर्डेबल भी है और सिलेक्शन भी हाईएस्ट है। हाँ, इस बार भी तो 420 प्लेस कुछ सिलेक्शन है ना सर, और हाँ। क्या ही सोचना है। अच्छा, क्योंकि अब की बार तो अब ऐसा सीन है कि आपको एनआईटी में हर एक दूसरा बच्चा एस्पायर स्टडी से मिलने वाला, मतलब अगर 90 सीटें हैं कहीं पर तो 40 बच्चों के अप्रॉक्स एस्पायर स्टडी ही आपको दिखेगा। हाँ सर। अच्छा, तो जब आपने टेस्ट देना जैसे शुरू कर दिया तो हम जैसे आपका पूरा वो देख रहे थे स्ट्रक्चर, तो उसमें लगभग आपने 200 टेस्ट टोटल दिए हैं, ठीक है? जो आपके बैच में होते थे वो, जो कोर्स में थे वो, और जो वेबसाइट पर थे लगभग 37-38 टेस्ट के, मतलब वेबसाइट पर आपने दिए। तो जब आप टेस्ट दे रहे थे तो जो गलतियां होती थी आपसे, ठीक है, जैसे कभी कुछ मिस्टेक हो गई, नंबर कम आ गए, या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो फिर कैसे आप एनालिसिस करते थे? सर मैं तो एनालिसिस उतना करता नहीं था, पर हाँ, जब टेस्ट के खत्म होने के बाद जो रॉन्ग हो गए थे ना सर, वो तो जरूर देख लेता था मैं। मतलब हमसे गलती कहाँ से हो गई थी। मतलब टेस्ट का ऐसा होता है सर, जो क्वेश्चन एक टेस्ट में नहीं बना वो दूसरे टेस्ट में अपने आप बन जाता था। आप रिपीट करते हैं ना सर क्वेश्चंस बारी बारी में, जो एक टेस्ट में नहीं बना होगा वो दूसरे टेस्ट में बन ही जाता है वो। अच्छा, मतलब रिपीट से इसलिए हमको। आप बोले थे ना सर, टेस्ट को ऐसा दो कि हर एक टेस्ट को ऐसा दो कि एक क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना चाहिए। इसलिए मैं तब से शुरू कर दिया कि राउंड में दूं अपना टेस्ट सारे। मतलब पहली बार अगर क्लिक ना भी करूं तो दूसरी या तीसरी बार जब देखोगे तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। अच्छा, हमें एक चीज और याद आई, जैसे आप इसी में जब बोले कि सर हम एनालिसिस बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग होते थे उनको देख लेते थे। तो अब कुछ बच्चे जैसे इसमें यही चीज पकड़ करके बैठ लेंगे कि हाँ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है, ऐसा AIR 5 ने बोला है, ठीक है? और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा ध्यान से सुनेंगे कि AIR 5 नहीं ने ये भी बोला है कि एनालिसिस हम नहीं करते थे, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग होते थे उनको हम देख लेते थे। तो हमने ये बात इसलिए मेंशन कर मतलब दी है सर क्योंकि सबका अपना अपना होना चाहिए सर, स्ट्रैटेजी कैसे करना है, कैसे हाँ, हाँ, पढ़ना है। नहीं तरीका अपना ही होता है, लेकिन हम इसलिए मेंशन कर दिए ना, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि आपका इंटरव्यू वाला देखे और वो सीधे देखे कि AIR 5 जो है एनालिसिस नहीं करता था, तो हमें भी करने की जरूरत नहीं है। तो अच्छा, एक चीज और, जैसे जब हाँ। हम क्वेश्चंस टेस्ट में रिपीट करते हम्म, हैं और रिपीट करने के बाद में जब हाँ वो क्वेश्चंस दोबारा से आते हैं तो बहुत सारे बच्चे इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं कि हमारी प्रैक्टिस बार बार हो रही है, और कुछ बच्चे इसको नेगेटिव वे में लेते हैं कि सर को क्वेश्चन रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या, आपका एक्सपीरियंस है क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं? सर, रिपीट होता तो मेरे लिए अच्छा ही था सर, क्योंकि मैं एनालिसिस नहीं करता तो मेरा हो जाता था उसी में एनालिसिस। और बाकी तो रिपीट होना भी चाहिए सर, जो इम्पोर्टेंट है उनको तो रिपीट होना चाहिए। वो फाइनल रिपीट। एग्जाम में भी पीवाईक्यूज तो रिपीट होते ही ना सर। हाँ। इस बार तो 10 के करीब आ गए थे पीवाईक्यूज। तो और जैसे जब आप टेस्ट वगैरह देते थे, जो और आपके कंपटीटर थे, ठीक है, जितने भी बच्चे होते थे, जैसे आप देखते होंगे उसमें लिस्ट में हाँ आनंद जी रहते थे जिनकी रैंक 3 है, ठीक है, या फिर जो है प्रथम जी रहते थे, आदित्य जी रहते थे जिनकी 3, हाँ। रैंक 10 है। तो उस समय प्रथम ऐसा भी रहे फील तो। तो उस समय ऐसा तुमको फील होता था कि जो आज हमारे बीच में कंपटीशन है उन्हीं से हमारा कंपटीशन है? हाँ सर, लगता था। हाँ, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि मतलब मेरा एग्जाम्स कभी कभी गिर भी जाएगा। कभी कभी। कभी कभी अपना रैंक अगर बुरा भी आ गया तो मोटिवेशन मिलती है सर उनकी रैंक देख के। मतलब प्रथम का आ रहा है, उन सब का आ रहा है, तो मैं भी अच्छा कर सकता हूँ नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अच्छा, लेकिन मतलब एक ऐसा लगता है ना कि ये लोग टेस्ट दे रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम मेन वाला होगा तो टॉपर्स दूसरे कोई बच्चे निकल करके आएंगे, या हो सकता है ये नाम देखने को ना मिले। तो ऐसा उस समय फील होता था आपको? नहीं सर, नहीं ऐसा तो नहीं होता था, पर हाँ सर कुछ नाम ऐसे थे मतलब जितना भी लेंथी पेपर दे दो वो 9, 8, हाँ, मतलब 800 900 लाते थे। मुझे हम्म। तो लगता है इनका तो कुछ गड़बड़ है बस, तो बाकी तो कुछ नहीं लगता। हाँ, उनका लगता था कि कैसे ही हम करें, मतलब इतने कैसे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जैसे हमने टेस्ट में देखा था, बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान हो जाते थे कि किसी किसी बच्चे ने 30 मिनट में 900 नंबर ले आया, ये कोई बच्चा जो है एक ही घंटे में 900 नंबर ले आया। तो हाँ एक्चुअली सर में वो हमें ऐसा लगता है कि वो मेहनत के नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ चीटिंग वगैरह करके या फिर ऐसे करके कभी कभी आ जाते हैं।
तो जो बच्चे 2024, 25, 26 या जब भी आपका ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब कौन सी बातें याद रखनी चाहिए जुलाई से लेके और लास्ट तक? सर पहली बात तो ये क्लियर कर होना चाहिए कि यार निमसेट में कितना आता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है सर। 2 घंटे में तुम कितना अटेम्प्ट कर सकते हो, कितना वैल्यू निकाल सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो पहली बात तो यार कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, मतलब 2 महीने या 3 महीने जितने भी लगे पर दे दो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव अप्रोच सीखना पड़ेगा आप लोगों को, मतलब ऑप्शंस के थ्रू सॉल्व करना, कई बार आधा सॉल्व करके आधा ऑप्शन ऑप्शन मैच करना, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सब आता है पर वो बैठ के पूरा कर रहे होते हैं और टाइम निकल जाता है। टाइम मैनेजमेंट इज बहुत इंपॉर्टेंट सर। हाँ, और सर मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ये इसमें डाउट होता है कि कौन सा बुक्स फॉलो करें, क्या करें, कैसे करें। मैं बोलना चाहता हूँ कोई भी कर लो पर एक बुक कर लो, पूरा शिद्दत से उसी को सॉल्व कर लो। मतलब इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, उसमें कंफ्यूज ही हो जाओगे पूरी। मतलब एक बुक कर लो और उसको भले ही आप 2-3 बार जितनी बार लगा सकते हो लगाओ, लेकिन एक बुक लगाओ। हाँ हाँ, बस सर मैं ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि यार एग्जाम के दिन सर हालात अलग भी हो सकते हैं। हाँ मतलब सुबह जब सेंटर में पहुंच जाओगे तो उधर हालात वैसे नहीं होंगे, स्मूथ नहीं होंगे सर। कुछ बार वो लोग कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं, उन सब के लिए अभी से प्रिपेयर होकर रहना है सर। मतलब सभी के लिए अभी से प्रिपेयर होकर रहें, क्योंकि कभी भी वो कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, सेंटर पे पहुंचो, कोई डॉक्यूमेंट्स या फोटो या जो भी है, तो पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। हाँ और जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं लेकिन बीच में क्विट कर देते हैं, ठीक है, मतलब जैसे किसी ने शुरू कर दी पढ़ाई, मान लो मई से, किसी ने जून से शुरू की, किसी ने जुलाई से, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं दिवाली तक आते आते छोड़ देते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि चलो अब लास्ट के 2 महीने पढ़ लेंगे, बहुत हो गई पढ़ाई। कुछ लोग दिसंबर आते आते छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे मोटिवेट रहें और कैसे बढ़िया से सिलेक्शन लें? सर यार अगर आपने प्रिपेयर करने की मतलब प्रिपरेशन शुरू ही कर दिया तो बीच में क्यों छोड़ना सर, आखिर तक कर लेते ना। टोटल मेरे 644 है। 44 644 मार्क्स थे। 0.5 भी था शायद। ठीक है, और मैथमेटिक्स में? हाँ मैथमेटिक्स में 387 है सर। लॉजिकल में? एलआर में 139 है। 139? 139.5। 139.5। और कंप्यूटर में? 0.5 90। 90 थे। और इंग्लिश किया था नहीं? इंग्लिश किया था सर, आपने बोला था ना करने के लिए। 28 थे सर। कितने नंबर थे? कितने थे? 28 थे आपके? इंग्लिश में मैंने आपसे पूछा था सर। हाँ इंग्लिश 28 थे। अच्छा 28, ठीक है। तो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, इतने मार्क्स थे, लेकिन आपको कुछ एक्यूरेसी का याद है कि मैथ में हमने इतने क्वेश्चन किए थे, इतने रॉन्ग थे, ऐसा कुछ? सर कंप्यूटर और इंग्लिश में तो कुछ रॉन्ग था नहीं। मैथ्स और एलआर में शायद 2 या 3 होते रॉन्ग, बस अटेम्प्ट एग्जैक्टली तो पता नहीं। अब जैसे कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो बच्चों से हम बोलते हैं कि कंप्यूटर में जितने हम क्वेश्चन आपको कराएंगे मोर देन सफिशिएंट है, उससे बाहर नहीं आते। तो आप वेरीफाई करते हो ये बात सही है गलत? हाँ सर सही है सर। अगर आप भी जाए बाहर कोई भी नहीं करता सर, उनको सब छोड़ते हैं, आप भी छोड़ रहे हैं। हाँ, मतलब बाहर आएगा भी अगर 1-2 क्वेश्चन, तब भी वो आराम से आप कर सकते हो। तो काफी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। और दरअसल नेटवर्क इशू की वजह से हो सकता है कुछ जो बच्चे देख रहे हैं उनको थोड़ा सा समस्या का सामना करना पड़े। तो अभी ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं, ठीक है, और आगे और भी आपके इंटरव्यू करेंगे। और अभी तो आपको कानपुर आना है अवार्ड फंक्शन में, फिर एक बढ़िया सा और इंटरव्यू होगा, उसमें पूरी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान आ रही है अवार्ड फंक्शन से, तो आपने एस्पायर स्टडी की टेस्ट सीरीज जो ली थी, कितने आपने जो है फीस पे की थी? 3000 शायद सर, 3000 के आसपास ही था। 3000 के आसपास पे की थी। और एग्जैक्टली तो रिटर्न याद नहीं है, 3000 कुछ पे किया था। और अब रिटर्न में उसके आपको? रिटर्न तो 2100 आ गया। 2100 तो ऑलरेडी आ गया सर एएसटी के अच्छा, थ्रू। पहले से उसमें प्राइज मिल गया था आपको? हाँ सर 2100 मिल गया। तो अब जो बाकी जो प्राइज आपको मिलना है, तो मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि लगभग 100 कितना कितना परसेंट हो गया आपका जो रिटर्न होगा, लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास आपका जो है प्राइज है। तो सर बहुत ज्यादा हो गया। तो मतलब ये भी है कि 3,000 का इन्वेस्टमेंट करो और बढ़िया सा जो है अपना रिटर्न। चलो, तो काफी अच्छा लगा हमें बात करके आपसे, और बाकी बच्चों को आप बीच बीच में और भी मोटिवेट करेंगे। जो जो बच्चों को कभी भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो वो आप गाइड करोगे। बाकी आप एनआईटी त्रिची तो पहुंच ही रहो, तो वहां पर आपको एस्पायर स्टडी के बहुत सारे सीनियर्स मिलेंगे, तो उनसे हम कांटेक्ट आपका करवा देंगे। और साथ में जो अगली साल आपके जूनियर्स आएंगे तो उनका भी आपसे कांटेक्ट करवाएंगे, तो उनको आप अगली साल हेल्प करिएगा। वो तो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप है ना सर, अभी से जूनियर से टच में रहने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।